नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास लेके आया हूं और जो भी आपको चीज़ें मिलें पढ़ने के लिए आप उनके नोट्स ज़रूर बनाते चलें, जिससे आपको कहीं ना कहीं उनका रिवीजन करने में मदद मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जल्दी से। देखिए, जैसा कि आपके सामने मध्य प्रदेश का एक बहुत अच्छा फैक्ट है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विक्रम अवार्ड और अर्जुन से सम्मानित, यानी कि मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनको कहीं ना कहीं एक विक्रम अवार्ड, और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मतलब करने की घोषणा की गई है। तो हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन कौन से, चूँकि 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी में ही अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इन पुरस्कारों में जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार है, विश्वामित्र पुरस्कार है, तो ये सभी पुरस्कारों का एक अलग सेशन रखूंगा, उसकी एक अलग आपको मिलेगी, एक और क्लास मिलेगी जिसमें आप उन खिलाड़ियों को अच्छे से ध्यान में रख पाओगे। ठीक है, दूसरा इसी में अगर देखा जाए तो अभी मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो नामित हुए, अर्जुन पुरस्कार में उनका नाम आया है, किसी का विक्रम पुरस्कार में नाम आया है या किसी का विश्वामित्र में नाम आया है, तो उन नामों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको जैसा कि दो इमेज दिख रही हैं मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों में, ये हमारी हॉकी खिलाड़ी हैं दो, उनके नाम हाईलाइट हुए हैं और इनके नाम भी हमें अच्छे से याद रखने हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र पुरस्कार की घोषणा की गई है कि ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें हॉकी के लिए ग्वालियर की करिश्मा यादव, ठीक है, ये नाम अपन को याद रखना है। पेपर में ऐसा पूछ सकते हैं करिश्मा यादव का संबंध किस खेल से है, तो करिश्मा यादव का संबंध जो है वो किस खेल से है, हॉकी से है। ठीक है, करिश्मा यादव। विक्रम अवार्ड इशिका चौधरी, विक्रम अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, इशिका चौधरी। जैसे ये कहीं ना कहीं ये करिश्मा है और ये इशिका है। ठीक है, तो एकलव्य के लिए अवार्ड के लिए नामित किया गया और इसके साथ ही भिंड के अजातशत्रु शर्मा, क्या नाम दिख रहा है, अजातशत्रु शर्मा को केनोइंग, काइकिंग, केनोइंग कयाकिंग जो होती है एक प्रकार की नौका दौड़ी होती है और इसमें एकलव्य अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो 3 नाम हाईलाइट हुए हैं इसमें, उन तीनों नामों को अपन को ध्यान रखना है। जैसा कि पहला नाम लिखा हुआ है करिश्मा यादव, दूसरा नाम है आपका इशिका चौधरी और तीसरा नाम है अजातशत्रु शर्मा। ठीक है, ये तीनों। तो इसमें एक तो करिश्मा का क्लियर हो गया, करिश्मा कहाँ की, ग्वालियर की। ठीक है, ग्वालियर की करिश्मा। और भिंड के कौन है, अजातशत्रु, भिंड के जो है अजातशत्रु हैं, अजातशत्रु शर्मा। इशिका का चौधरी का देख लेंगे किस जिले से माने, लेकिन इसमें 3 नामों को अपन को विशेषकर याद रखना है। अब इसमें यह भी देखना है कि इसको पुरस्कार कौन सा दिया गया है, किसको कौन से पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। जैसे लिखा हुआ है ग्वालियर की करिश्मा यादव को विक्रम अवार्ड, कौन सा अवार्ड, विक्रम अवार्ड। ठीक है, तो देखो अगर कोई क्रम यानी क्रम से ही मान लो ये देखें कि जैसे कोई बॉलर है वो क्रम से विकेट ले ले या कोई बैट्समैन है वो क्रम से रन बनाता चला जाए। ठीक है, तो क्रम 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 यानी विक्रम, बड़ा क्रम, विक्रम। तो सोचे क्रम से सोचे कोई हॉकी खिलाड़ी हैं, खासतौर से अपन करिश्मा यादव से याद करो कि ये जो करिश्मा यादव है इन्होंने करिश्मा दिखा दिया, चमत्कार दिखा दिया कि इन्होंने क्रम से लगातार 3 गोल कर डाले, 1 गोल करा, 2 कर दिया, 3 कर दिया, यानी हैट्रिक लगा दी। समझ रहे हो, तो कुल मिला के इन्होंने करिश्मा दिखा दिया और ग्वालियर की खिलाड़ी हैं तो इन्होंने करिश्मा दिखा दिया। तो कहने का मतलब ग्वालियर के जो करिश्मा यादव हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको नामित किया गया है किस पुरस्कार के लिए, विक्रम पुरस्कार के लिए। ठीक है, इसकी लिस्ट भी अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये 3 नाम हाईलाइट हुए तो इनको याद रखना जरूरी है। विक्रम अवार्ड, ठीक है, ग्वालियर की करिश्मा यादव को विक्रम अवार्ड, इशिका चौधरी को एकलव्य अवार्ड। इशिका, देखो इशिका में अपन को याद रखना है, इशिका जो है उनको कौन सा पुरस्कार है, एकलव्य पुरस्कार है। ठीक है, अब जैसे ई लिखा हुआ है, इशिका है और एकलव्य है, तो इशिका में इसे 1 से याद करेंगे, इसे 1 से याद करेंगे। ठीक है, तो ई से ई इशिका है, ठीक है, और एकलव्य पुरस्कार है। ई और ए में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है बोलने में। ठीक है, ई ए। ठीक है, तो इशिका चौधरी को कौन सा पुरस्कार, एकलव्य, क्योंकि आगे जाके तुम ये भी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो पढ़ लोगे, चलो ठीक है, न्यूज़पेपर में आया हमने जल्दी से पढ़ लिया,
पर हम आगे का सोच के चलेंगे कहीं हम इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज तो नहीं होंगे, तो उस कंफ्यूजन को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ाई के अंदर यही चीज़ नहीं करते, बस हम पढ़ने में विश्वास करते हैं, एक बुक आ गई, दूसरी बुक आ गई, है ना, ये मैसेज आ गया, ये फॉरवर्ड करके हमारे पास आ गया, ये हमने पढ़ लिया, अच्छा लगा, दूसरे पे फॉरवर्ड कर दिया। अभी जो नॉलेज है ना केवल फॉरवर्ड हो रही है, बहुत ही कम स्टूडेंट है उसको दिमाग में बिठाते हैं। अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे कहीं ना कहीं आपको PDF मिल जाती हैं, क्वेश्चंस मिल जाती हैं, पर उनका महत्व तब है जब आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें, बढ़िया से तैयार कर लें और फिर शेयर करें। लेकिन हम एक सेकंड भी नहीं रुकते, हमें लगता है कि जी अच्छा है, जैसे हमने पढ़ा हाँ अच्छा है, और उसको हल्के हम फॉरवर्ड कर देते हैं, वो दूसरे को कर देता है, तीसरे को कर देता है, और ये मटेरियल हमारे पास इकट्ठा होता चला जाता है। ना तो हम शुरू से लास्ट तक उसको अच्छे से पढ़ते हैं, ना 2-4 बार रिवीजन करते हैं, बस उसको फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। तो एक प्रकार का ये भटकाव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ हमें लग रहा है कि हाँ जी अच्छी पढ़ने की है, उनको अलग से नोट्स में इनपुट का अच्छे से उनको लिखो, या फिर उनको पूरा पढ़ो। अगर आपको ऑलरेडी याद है और आपने याद कर चुके हैं, आप रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन करने के लिए पूरा एक तरफ से रिकॉल करो, मैंने इस चीज़ को याद करा था, कैसे याद करा था, मैंने इसको कैसे याद करा था, उसको रिकॉल करो, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। दूसरा, इसी में अगर देखा जाए तो एक तो इशिका को कौन सा पुरस्कार मिला है, एकलव्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया। करिश्मा को कौन सा पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और जो भिंड के अजात शत्रु हैं, कैनोइंग कयाकिंग से संबंधित, ये दोनों हॉकी के खिलाड़ी हैं। कैनोइंग कयाकिंग के कौन है, देखो कयाकिंग लगा हुआ है, कयाकिंग में यानी किंग, आपने देखा होगा एक हर्यक वंश हुआ करता था, उसमें किंग था, उसका नाम था अजात शत्रु, एक किंग का नाम था अजात शत्रु, आपने नाम सुना हो। तो अजात शत्रु शर्मा को कैनोइंग कयाकिंग के लिए एकलव्य पुरस्कार, यानी 2 खिलाड़ी हैं जिन्हें एकलव्य पुरस्कार के लिए, और एक खिलाड़ी है उसे विक्रम पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो करिश्मा यादव है, उनको विक्रम पुरस्कार दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने क्रम में गोल करे तो करिश्मा दिखा दिया। इशिका चौधरी हैं, उनको एकलव्य पुरस्कार दिया जाएगा। और एक और नाम है अजात शत्रु शर्मा, तो अजात शत्रु शर्मा जो हैं वो कयाकिंग कैनोइंग से संबंधित है। कयाकिंग कैनोइंग एक प्रकार की नौका दौड़ी होती है, पर ये आपने देखो पर्वतों में, टेढ़े आड़े रास्ते में, एक अलग मतलब उसमें हवा भरी जाती है, वो वाली जो नौका होती है आपने देखा होगा, तो उसमें ये कहीं ना कहीं अपना परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो भी एक स्पोर्ट्स में ही आता है। तो कैनोइंग कयाकिंग के अंदर जो है वो भिंड के अजात शत्रु जो होते हैं, हम शत्रु से हमेशा क्या करते हैं, भिड़ जाते हैं। कोई भी शत्रु हमारे सामने, हम शत्रु के आगे क्या करते हैं, भिड़ जाते हैं। भिड़ जाते हैं यानी कि भिंड अपन को याद रखना है, अजात शत्रु से याद रखना है। ठीक है, देखते हैं, यहां तक का क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, एक नाम दिखा है आपको, मारिका लुकास रिजनेवेल्ड। ये जो साइड में जो इमेजेस दी रहती है ना, इन इमेजेस को भी थोड़ा सा आप देख लिया करो, थोड़ा समझ लिया करो, उनको मिला के पढ़ लिया करो, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना इमेज को बहुत जल्दी कैप्चर करता है। ठीक है, जैसे मान लो कल का न्यूज़पेपर आया, कल के न्यूज़पेपर में हमने उस खिलाड़ी का फोटो देखा। ठीक है, जैसे मान लो आपने इशिका का देखा, करिश्मा का देखा, पर अगर इनके फोटो नहीं आते तो क्या आप इनको बता सकते थे? नहीं बता सकते थे, केवल नाम अकेला पढ़ते थे तो भी आप नहीं पकड़ पाते। लेकिन अगर आपने न्यूज़पेपर में इनका फोटो देखा प्लस इधर सामने देखा तो आपको अपने आप याद आया, हाँ यार जो फोटो मैंने उधर देख रखा है। तो इमेज बहुत जल्दी याद आती है और याद होती है। तो आपको जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना, आपको चाहे कुछ लोगों को ये बकवास लगता हो, क्या है हर चीज़ में कनेक्टिविटी कर लेते हैं, क्या है जो ट्रिक्स याद कर लेते हैं, तो हमें उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसा सोचें, क्योंकि इंसान के अपने खुद के विचार हैं। वो भी होता है जो पॉजिटिव सोचता है, वो भी होता है जो नेगेटिव सोचता है। तो स्टूडेंट को तो हमेशा हर स्थिति परिस्थिति में पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, और 1% भी अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो आपका ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। इसलिए पॉजिटिव रहो हमेशा। जो चीज़ें पढ़ रहे हैं आपको इसलिए थोड़ा सा कनेक्टिविटी बताते हैं जिससे कि आप उन शब्दों को दिमाग में बिठा पाएँ। आप देखेंगे कोई व्यक्ति आपको दिखा और दिखने के बाद में वो व्यक्ति जब दूसरी बार टकराता है तो आपका दिमाग उसको ढूंढना चालू कर देता है। आप कैसे सोचते हो कि इसे कहीं देखा है, इसे कहीं देखा है, और आप तब तक और फिर वो व्यक्ति याद नहीं आता, व्यक्ति याद नहीं आ रहा है, जब वो सामने है तब याद नहीं आ रहा मैंने इसको कहाँ देखा था। लेकिन जब तुम कोई काम कर रहे होगे, कोई भी काम 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद या शाम को जब तुम कोई काम कर रहे होगे, अचानक से तुम्हें क्यों याद आता है? अचानक से तुम्हें याद क्यों आता है? अरे यार वो व्यक्ति तो वो था, बाद में क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि उसकी इमेज को आपका जो दिमाग है ना वो ढूंढ रहा था, मैंने यार इसको कहाँ पर सेव कर रखा था, मैंने ये फाइल कहाँ है। दिमाग को तुमने कोई काम, दिमाग खुद अपने आप काम ले लेता है। अगर कोई मतलब की चीज हो तो दिमाग अपना काम खुद ले लेता है और दिमाग अपनी ड्यूटी पे लग जाता है कि यार बॉस ने बोला था कि सुबह वो व्यक्ति दिखा था, वो
कहाँ पर देखा मैंने पहले, तो वो कमांड आपने दे दी है, वो कमांड लग गई कंप्यूटर के अंदर, अब चल रही है सर्चिंग। और जब आप उस पर प्रेशर डालते हो तब याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप जैसे ही कोई दूसरा काम करते हो तब तुम्हें याद आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी विचार करके देखना। वो इसलिए होता है कि इमेजेस को और जो वीडियोस को हमारा माइंड बहुत जल्दी कैप्चर करता है, समझ गए। एक दृष्टि ज्ञान होता है, ऑप्टिकल लॉब नामक एक नर्व होती है, कोशिका होती है ऑप्टिकल लॉब, ठीक है। जो ऑप्टिकल लॉब एक हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, और उस ऑप्टिकल लॉब से हमें दृष्टि ज्ञान होता है, यानी हमें जो दिखाई देता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है लेकिन उल्टा बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं रेटिना की जो कनेक्टिविटी है वो हमारे माइंड से है, ऑप्टिकल लॉब से है, और ऑप्टिकल लॉब की वजह से वो हमें सीधा दिखाई देता है। तो हमारा जो माइंड है ना, माइंड वर्क कैसे करता है, ये भी चीज़ों को आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं इसलिए बोल रहा था कि आप मुझे इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो। जैसा कि लिखा हुआ है इसमें मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। जैसा कि आपके सामने नाम लिखा हुआ है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, तो मारिके लुकास लगा हुआ है, लेकिन इनको एक बुकर पुरस्कार दिया गया है, और बुकर पुरस्कार दिया गया है, और ये कहीं ना कहीं सबसे युवा खिलाड़ी लगा 29 ईयर्स ओल्ड है, 29 वर्ष की आयु में उन्हें पुरस्कार मिला है। तो केवल बुकर पुरस्कार की बात कर रहे हैं, मान बुकर पुरस्कार की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रिटेन में ये पुरस्कार दिया गया था, एक मान बुकर पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, लेकिन उसी मान बुकर की वजह से, उसी के द्वारा कहीं ना कहीं ब्रिटेन के नागरिकों या ब्रिटेन के पर्टिकुलर ब्रिटेन की तरफ से ये जो पुरस्कार है कहीं ना कहीं जो 2005 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था, यानी 2005 में इस पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी, 2005 में पहला पुरस्कार दिया गया था। तो ये है केवल बुकर पुरस्कार और वो है मान बुकर पुरस्कार, इसलिए आप उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। वो 1969 में उसकी शुरुआत हुई थी और इसमें पहला पुरस्कार दिया गया था 2005 में, ठीक है। तो अभी हाईलाइट हुआ है ये नाम, तो लिखा हुआ है मारिके लुकास। क्या नाम लिखा हुआ है? मार्के, क्योंकि शब्द क्या लिखा हुआ है? बुकर पुरस्कार है, ठीक है। मार्के लुकास शब्द दिख रहा है, पढ़ लेते हैं अपन पहले तो समझ में आएगा। नीदरलैंड की 29 वर्ष की 29 ईयर्स ओल्ड 29 वर्ष की मार्के लुकास रिजनेवेल्ड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा लेखिका बन गई है। तो इसलिए अपन को ये पढ़ना पड़ेगा और एक अच्छा फैक्ट है, ठीक है। इसका लक्ष्य जो है, मतलब ये जो पूरा पुरस्कार है, इस बुकर पुरस्कार का लक्ष्य क्या है कि दुनिया में अच्छे उपन्यास से अधिक प्रकाशन और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, कि लोगों को प्रोत्साहित करे पढ़ने के लिए। द डिसकंफर्ट ऑफ इवनिंग, ये जो बुक है ना, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक है, इमेज में आप देख पा रहे होगे कि एक बुक दिख रही है। मुझे पता है कि आप लोगों को ये बुक पढ़ने में थोड़ा सा आप असमर्थ होंगे, लेकिन अगर मैं इस बुक को बताऊं कि मेरे को दिख रहा है, तो ये बुक का कहीं ना कहीं जो नाम है, ठीक है, द डिसकंफर्ट ऑफ इवनिंग, यही लिखा हुआ है, ठीक है। द डिस्कंफर्ट है, मतलब कंफर्ट नहीं है, वो डिस्कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, कब? इवनिंग में। द डिस्कंफर्ट इन इवनिंग, ये इस बुक है, और इस बुक को कहीं ना कहीं एक अनुवाद करने वाले एक लेखिका हैं और एक ने अनुवाद किया। दोनों में लगभग $50 की राशि इनको मिलेगी, और उस $50 की राशि को एक लेखिका को और उसके अनुवादक को, दोनों को बराबर बांट लेंगे वो आपस में, यानी $50 की राशि इनको दी जाएगी, इसमें दी गई है, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? मारिके लुकास। क्या नाम लिखा है? मारिके लुकास। तो मारिके लुकास को अपन को याद रखना है। मारिके लुकास यानी बुक मार्के लोकेस, बुक मार्के लोकेस छुप गया कहीं जाके, ठीक है। रेजनेवेल्ड, ठीक है, रेजनेवेल्ड को अपन को याद रखना है, रेजनेवेल्ड है मार्के लुकास। मार्के लुकास शब्द को याद कर लो, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। बोले मार्के, क्या मार्के? बोले बुक मार्के लोकेस जो है ना छुप गया, बस इतना याद कर लो, ये आपकी ट्रिक बन गई। बुक मार्के लोकेस छिप गया, बस इस लाइन को आपने याद कर लिया तो समझ लो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, नाम सामने दिखेगा तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। मार्के बुक लुकास, ठीक है, तो मतलब मार्के मतलब बुक मार्के लोकेस छुप गया। तो इसमें लिखा है मार्के लुकास जो है रिजनेवेल्ड 29 ईयर्स ओल्ड हैं, सबसे युवा लेखिका बन गई हैं, और यह अवार्ड प्राप्त करने वाली सबसे युवा लेखिका बन गई हैं। और इस बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी बेटा 2005 में, सबसे पहले 2005 में ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। यह पुरस्कार इंग्लैंड में दिया जाता है। ये पुरस्कार कहाँ दिया जाता है बेटा? पर्टिकुलर इंग्लैंड में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है वो इंग्लैंड में दिया जाता है बेटा, अच्छे से याद रख सकते हो आप इसको भी, ठीक है।
तो मैंने जो भी चीज़ें बताई आप उसको याद रखेंगे, मार्के लुकास को याद रखेंगे, और बुकर पुरस्कार उनको अभी हाल ही में दिया गया है। इस बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई थी और इंग्लैंड में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक का अच्छे से याद कर लेना, उसको नोट कर लेना बेटा नोट्स में जो भी है आप। भारत का पहला एक सीएनजी बायो पंप स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला सीएनजी बायो पंप है। तो सीएनजी बायो पंप पहला है तो बेटा याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं गोबर गैस का इस्तेमाल करेंगे। आपको मालूम है जो गोबर गैस होती है उसमें क्या होती है, मीथेन होती है। जो घरेलू गैस होती है उसमें क्या होती है, ब्यूटेन होती है। घरेलू गैस में गंध के लिए क्या चीज़ मिलाते हैं, मरकैप्टन मिलाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भैया ये गैस सिलेंडर लीक हो रहा है, इसमें से गैस लीक हो रही है। ठीक है, मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बायो सीएनजी, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो एक कहीं ना कहीं एक भारत का पहला सीएनजी बायो पंप स्थापित किया गया है। पहला है तो स्वाभाविक है हमारे लिए पेपर के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो लिखा हुआ है भारत का पहला सीएनजी बायो पंप दामा गांव में शुरू किया गया है। अब तुम कहोगे भैया ये दामा गांव कहाँ पर है, तो पढ़ लेते हैं। इसमें गोबर का इस्तेमाल भी किया जाएगा और गुजरात में एक बनासकाठा नामक जगह है। ठीक है, गुजरात के अंदर एक बनासकाठा नामक जगह है, गुजरात के बनासकाठा जिले के दामा गांव में। ठीक है, अपन ऐसा बोल सकते हैं बनासकाठा जिले के दामा गांव में गाय और भैंस के गोबर से, ठीक है, गाय और भैंस के गोबर से सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाया जाएगा और गायों से दूध एकत्रित करने वाली ये बनास डेयरी जो है ये प्लांट स्थापित किया गया। मतलब ये बनास डेयरी प्लांट जो है अपने आप में एशिया के अंदर अपने आप में बहुत बड़ा एक दुग्ध उत्पादन का केंद्र है। आपको मालूम है विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो हमारे इंडिया के अंदर होता है। तो ये बनास भी एशिया में बड़े डेयरी के अंतर्गत आता है, मतलब प्लांट के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से दुग्ध एकत्रित किया जाता है। तो वहीं के लोगों ने कहीं ना कहीं एक और मतलब दूध तो प्राप्त हो ही रहा है, तो उन्होंने एक सीएनजी बायो पंप लगाने की मतलब एक पहल की है। तो कुल मिला के एक पहला बायो सीएनजी पंप जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो स्थापित किया गया है गुजरात के बनासकाठा में। ठीक है, गुजरात के बनासकाठा के दामा गांव में। ठीक है, तो बनासकाठा अपन को याद रखना है। ठीक है, गुजरात में बनासकाठा के दामा गांव में, दामा को अपन को याद रखना है कि गुजरात के अंदर दम आ गई गांव में, दामा गांव यानी गुजरात के गांव में दम आ गई है, क्योंकि उन्होंने बनासकाठा में ये एक सीएनजी का प्रोडक्ट स्थापित किया है, प्लांट लगाया है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा, या आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय। अच्छा पॉइंट है कि भारत के बाहर है और एक योग विश्वविद्यालय है, तो स्वाभाविक है आप अच्छे से याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय। आपको मालूम है विश्व योग दिवस कब मनाते हैं, किस जून को मनाते हैं? देखिए 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, ठीक है, विवेकानंद युवा VA यानी वायु का लॉस एंजलिस अमेरिका में। तो अपन को ये जगह ही तो याद रखनी है कि ये जो कहीं ना कहीं एक योगा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, लॉस एंजल्स अमेरिका में, लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु एवं स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के चांसलर डॉक्टर HR नागेंद्र इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। तो वो नागेंद्र जो हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, शायद आपको भी जानकारी होगी, विवेकानंद जी को नरेंद्र दत्त के नाम से भी जाना जाता है। नरेंद्र उनका वास्तविक नाम है शायद, जहाँ तक है 99.9% में आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर नागेंद्र है, तो नागेंद्र शब्द से ही अपन बोल रहे हैं कि भैया नागेंद्र से, नरेंद्र और नागेंद्र। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर कभी अध्यक्ष भी पूछ ले तो थोड़ा सा एक लॉजिक रख ले, नरेंद्र से नागेंद्र याद आ जाए। ठीक है, और विवेकानंद जी का जो विश्वविद्यालय है
वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर स्थापित किया गया है। तो आप लॉस एंजलिस अमेरिका को भी याद रखेंगे, ठीक है। वो याद रखने वाली चीज़ है कि अभी हाल ही में विश्व के अंदर, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। तो ये जो योग विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो इसका आपका आंसर होना चाहिए ये योग विश्वविद्यालय जो है भारत का प्रथम ये योग विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो आप इसको भी आप अच्छे से याद रख लेंगे, जगह को तो याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कांस फिल्म फेस्टिवल, क्या लिखा हुआ है? कांस फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। क्योंकि हर एक मीटिंग वर्चुअल हो रही है तो स्वाभाविक आपको मालूम है ये कांस फिल्म का आयोजन होता है बेटा फ्रांस में। कहाँ पर होता है? फ्रांस में। इसका आयोजन फ्रांस में होता है। तो इसमें हमारे भारत ने कहीं ना कहीं उस वर्चुअल मीटिंग में एक प्रतिनिधित्व किया, यानी हमारा भारत उसमें शामिल हुआ। और उसमें हमारे भारत, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिल्म है, फीचर्स फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज जो बनती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मुख्य जो फिल्में हों उन्हीं को इसमें शामिल किया जाए। डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्ट फिल्म होती हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। अगर वो अच्छा है तो उनको कहीं ना कहीं पुरस्कृत भी किया जाता है, नामित किया जाता है। तो इसमें भी हमारे भारत की भी तो फिल्म थी जो इनको इसमें शामिल किया गया, उनका याद रखना जरूरी है कि भैया कौन सी फिल्म है। जैसे कि लिखा हुआ है सामने आपके, 22 जून 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ये सबको पता है सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। सूचना प्रसारण, ठीक है। तो सूचना दी जाती है, प्रकाश, सूचना पर प्रकाश डाला जाता है, हमेशा सूचना पर प्रकाश डाला जाता है कि हर किसी को सूचना मिल जाए, ठीक है। तो सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कांस फिल्म महोत्सव 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया, ठीक है। वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। इस वर्ष 2 फिल्मों को, ठीक है, कितनी फिल्म है बेटा? 2 भारतीय फिल्में। एक तो है माई घाट क्राइम, ठीक है, माई घाट क्राइम नंबर 103-200, ठीक है, और मराठी फिल्म थी। और एक और फिल्म कौन सी है? हेलारो फिल्म है। तो इसको भी अपन को थोड़ा, देखो ये जो नाम है ना इनको याद रखना बहुत जरूरी है। एक तो याद रखना है माई घाट क्राइम नंबर 103/200, ये मराठी, और एक है हेलारो गुजरात को देश की तरफ से, ठीक है, देश की तरफ से आधिकारिक फिल्म, देश की तरफ से आधिकारिक फिल्म के रूप में भेजा गया है। पहली बार भारतीय पवेलियन में इन 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। और कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 20 सितंबर 1946 को की गई थी। कांस फिल्म फेस्टिवल जो है 1946 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है और 2003 में इसे कांस फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना गया। मतलब ये पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2003 में इसे कांस फिल्म फेस्टिवल के रूप में भी जानने लगे। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? फ्रांस में किया जाता है। तो मैंने कांस फिल्म फेस्टिवल का भी थोड़ा सा बेसिक आपको दे दिया, क्योंकि ये फैक्ट बना था। हमारी इंडिया से रिलेटेड क्या फैक्ट है कि हमारी इंडिया से रिलेटेड जो मूवी हैं, 2 मूवी हैं। एक मूवी है माई घाट क्राइम नंबर, अब जी याद करने की जरूरत नहीं है, माई घाट क्राइम को याद रखना है और हेलारो, 2 शब्द याद रखने हैं, ये मराठी और गुजराती, इसको भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। माई घाट क्राइम का मतलब ऐसे याद करेंगे, माई घाट यानी कि हमारा जो घाट है, मेरा जो घाट है, मेरा जो नदी का घाट है। माई घाट यानी हमारी जो माई का घाट है या माता का मंदिर है, उस पर नदी के घाट पर कोई क्राइम कर रहा था और किसी को मार के पीट के चला गया। हिलारो का मतलब एक छोटा लड़का था, वो अपने पिता के सिर को ऐसे हिला रहा था, पिताजी उठो, पिताजी उठो। पिताजी सीरियस हालत में बेचारे, वो कहाँ से उठ जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा लड़का था और वो अपने पिताजी के सिर को हिला रहा था, ऐसे हिला रहा था, ऐसे हिला रहा था, लेकिन पिताजी को होश नहीं आ रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माई घाट क्राइम नंबर 103/200, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मूवी थी, एक हेलारो गुजराती मूवी थी, ये मराठी मूवी थी। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दोनों नामों को अपन को याद रखना है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में 2 फिल्मों को नामित किया गया था, वो ये दोनों फिल्में थी, ठीक है। बाकी का कांस फिल्म फेस्टिवल की जो शुरुआत है नेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से 1946 20 सितंबर 1946 को की गई थी और 2003 से इसका नाम कांस फिल्म फेस्टिवल रख दिया गया। दूसरा, कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? इसका आयोजन जो होता है वो होता है फ्रांस में, ठीक है। तो ये फैक्ट भी अच्छा है, आप इसको याद रखें, चूंकि हमारी इंडिया की मूवी शामिल हुई हैं इसलिए उनको ध्यान रखेंगे। एक IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 है। पूरे जून 2020 में
IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, 2020 है, जारी किया गया है। अब कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारा क्या नाम है, तो भारत की जो पोजीशन है वो 43 पे, 43वां है। ये शायद हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 43, देखो 43 अपन हिंदी में ही पढ़ेंगे, वो तो 43 है, वो अच्छी बात है, आप 43 से याद करो, लेकिन ये कौन सा क्रम है, कौन सी रैंक है हमारी, 43, यही रैंक याद करना बहुत जरूरी है। तो हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, 43 अपन बोलेंगे। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बहुत अच्छे से फाइट कर लेते हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका नाम आ जाता है तो आप अपने दोस्त से क्या बोलोगे, दे ताली, क्या बोलेंगे, दे ताली, दे ताली, दे ताली। तो 43 नंबर अपन को याद करना है, तो इसको भी बना के दिमाग में बिठा लो अच्छे से कि आपको 43 भी याद आ जाए, ठीक है। तो 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 43वां स्थान प्राप्त कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, तो ये कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है इसमें 43वां स्थान प्राप्त हुआ है, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। और इसमें पहले नंबर पर कॉम्पिटिटिव में पहले नंबर पर जो है वो सिंगापुर है। तो ऐसा ही बोल सकते हैं सिंगिंग कंपटीशन हुआ था और उसमें हमारा कहीं ना कहीं भारत का बंदा बहुत आगे बढ़ गया, या हमारे शहर का कोई बंदा सिंगिंग कंपटीशन में हाईलाइट हो गया तो वो अपने दोस्त से, भाई से कह रहा है दे ताली। तो 43वां अपन को अब भारत का याद रखना है, बाकी के पहले नंबर पर सिंगापुर है। तो हमें हमारी पोजीशन पता होना चाहिए, इसलिए आप उसको तो जरूर अच्छे से याद रखेंगे। और IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक है तो घोषित किया गया था, तो आप बिल्कुल इसको याद रखें, हमारे इंडिया की पोजीशन जरूर याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। ये जो हमारी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बोले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपन बात करें तो ये जो परिषद होती है इसमें जो सदस्य हैं, ठीक है, अस्थायी सदस्य जो चुने जाते हैं वो अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल के बाद में फिर और अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, वो कभी नहीं हटते, वो हमेशा रहते हैं। बाकी के जो सदस्य हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं, अपन को समझ में आएगा आपको अच्छे से। 17 जून 2020 को भारत निर्विरोध, यानी कि भारत के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष में कोई था ही नहीं, सबने चाहा कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए, तो निर्विरोध संयुक्त सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं संयुक्त सुरक्षा परिषद है, एक काउंसिल है सिक्योरिटी की, नेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो एक कहीं ना कहीं देखा जाए एक सुरक्षा परिषद है, इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है, किसको, भारत को, ठीक है। भारत को 192 वैध मतों में से, ठीक है, 184 वोट मिले, मतलब 192 मत डाले गए थे लेकिन 184 184 उनको लोग मतलब वोट मिले हैं कि 184 बहुत होता है अपने आप में कि भारत को शामिल किया जाए। तो इनके सदस्यों में ही वोटिंग कराई गई होगी और उस वोटिंग से ही कहीं ना कहीं इसमें भारत को अस्थायी सदस्यों में चुना गया। दूसरा फिर क्या लिखा है, भारत को सुरक्षा परिषद की 15 सदस्यीय, पहली बार तो ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होती है, ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो उसमें 15 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 15 मेंबर्स, यानी 15 कंट्री। तो इसमें 15 सदस्यीय है। फिर क्या लिखा हुआ है, एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुना जाता है, ठीक है, एशियन पैसिफिक एरिया होता है, उसे चुना जाएगा। इस परिषद की स्थापना, ठीक है, इसके जो फाउंडेड हुआ था, ये जो इस्टेब्लिश हुई थी ये काउंसिल, वो 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी। कब हुई थी, 1945 में, 1945 में। एक और अच्छी बात है, इसी 1945 में आपका कहीं ना कहीं IMF की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, वो भी 1945 में ही उसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, तो UNSC जो है इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। अगर मतलब कभी स्थापना पूछ ले तो बता रहा हूँ, थोड़ा एक अंदाजे के तौर पर होना चाहिए हमें पता। दूसरा, इसमें कहीं ना कहीं हमारी इंडिया को कितना वोट मिला है, 184, टोटल कितना था 192, तो 192 में से हमें 184, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो, या तो एक अकेला याद कर लो तो इससे ही याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लगभग 8 वोट कम मिले, बस केवल 8 का डिफरेंस रहा है, बाकी का 192 में से हमें 184 मत मिले हैं, ठीक है।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं। परिषद में कितने सदस्य होते हैं बेटा? 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। तो हो सकता है कभी आपको ट्रेडिशनल में ये क्वेश्चन उठा के भी पूछ ले कि बताओ कौन सा देश है जो इसका स्थायी सदस्य है सिक्योरिटी काउंसिल का, बताओ कौन सा है। तो आपको पांचों देश पता होना चाहिए। देखो पहली बार तो अमेरिका तो हो गई, अपन इसको तो बिल्कुल गिनेंगे नहीं, मतलब एक तुक्का भी लगाएंगे तो अमेरिका हो गई। दूसरा ये तो हो गया बेटा उत्तर अमेरिका से, ये हो गया ब्रिटेन आपका यूरोप से, हालांकि फ्रांस भी आएगा। अब एरिया के हिसाब से देखो रूस बड़ा है, ठीक है, बस अपन को याद रखना है, एक फ्रांस को याद रखना है और चीन को, बस केवल इन दोनों को याद रखना है। बाकी का देखो एरिया से सबसे बड़ा रूस है, तो ऊपर दिया रूस भी शामिल है, अमेरिका शामिल है, ब्रिटेन, ये तीनों को सोच के याद कर सकते हो आप। और इन दोनों को अच्छे से याद रख लो, फ्रांस और चीन। यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर अपन पर्टिकुलर देख रहे हैं, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एशिया महाद्वीप के अंदर, एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सा मेंबर है जो परमानेंट है, ठीक है, तो परमानेंट मेंबर जो है एशिया के अंदर वो चीन है। किसमें? सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो स्थायी सदस्य है, वो इधर उधर नहीं होगा, वो स्थायी सदस्य है। लेकिन जो टेम्परेरी हैं, जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, तो जो अस्थायी सदस्य चुने जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। तो आप ये ना देखें कि केवल ये फैक्ट अकेला दिख रहा है आपको और आपने इसको पढ़ लिया, बस इससे ही काम नहीं चलेगा। आप जितना ज़्यादा 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा लेके चलोगे तभी काम चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हैं। कुछ जो पढ़ने वाला होता है वो तो खूब मेहनत करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उसको मिल जाए, लेकिन कुछ बच के निकलना चाहते हैं, बस उन्हें ये क्वेश्चन मिले, उसका आंसर मिले 1 फीट लाइन का और आगे बढ़ जाओ। लेकिन हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि एक फैक्ट में से और भी 4-6 फैक्ट आपको मिला करें, कि आप एक फैक्ट पढ़ोगे उसमें 4-6, यानी अगर आपने 10 स्लाइड पढ़ ली है तो 10 में से अगर 4 भी, अगर आप पर स्लाइड में अगर 4 भी बन रहे हैं तो आपके 40 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट दिख रही हैं, देखो ये समुद्र है, इस समुद्र में जाना पड़ेगा और मोती निकालने पड़ेंगे, यानी क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, आपको खुद से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे कि ये क्वेश्चन इस फैक्ट में से ये क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है। क्योंकि ये हर एक चीज़, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है कि नहीं ये आ गई, कोई भी दावा नहीं कर सकता कि ये चीज़ पर्टिकुलर आएगी, लेकिन चांसेस रहेंगे 99%। अपन पढ़ेंगे नहीं, उसको याद नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए कुछ तो जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको देख देख के हम वर्षों से पढ़ रहे हैं यार उन चीज़ों को। सन 2008 से पढ़ रहे हैं, 12 साल हो गए उन चीज़ों को देखते कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है करंट में, ये पूछा, तो वो टॉपिक्स ही माइंड में बैठ जाते हैं कि इन टॉपिक्स में से ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं, तो वो टॉपिक्स को पहले क्लियर करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ तक तो आपने कंप्लीट किया है और ये मैंने आपको सब बता दिया था कि इसमें कहीं ना कहीं 1945 में स्थापना की गई थी और परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। बाकी का लिखा हुआ है कि इसमें चीन मूल रूप से 15 सदस्य थे। अब देखो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई कि इसमें कितने 11 सदस्य थे, लेकिन 1965 में बढ़ाकर कितने कर दिए? 15 कर दिए। यानी कि ये सिक्योरिटी काउंसिल की जब स्थापना हुई थी तब इसमें लगभग 11 मेंबर हुआ करते थे, 11 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने 1965 में क्या बदलाव किया? 20 ईयर्स बाद, ठीक है, तो 1965 में बढ़ाकर उन्होंने कितना कर दिया बेटा? कितना कर दिया उन्होंने? 15 कर दिए। तो अपन को एक जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि अब वर्तमान में 5 स्थायी हो गए और 10 अस्थायी हो गए। उन 10 अस्थायी सदस्यों में से हमारे भारत को भी शामिल किया गया है। तो सारी चीजें ध्यान रखो, इंडिया शामिल है वो भी याद रखो, बाकी का इसके बारे में अगर दिया गया है तो उसके बारे में जानकारी आप रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी दुनिया के अंदर 2020 में, यानी कि जो टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है उनके बारे में। जैसा कि लिखा हुआ है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, यानी कि 2021 जून 2020 में जारी, मतलब जून 2020 में जारी की गई है, 2021 के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। इस बार भी ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले संस्थानों में अमेरिका संस्थान है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, शीर्ष 3 जो हैं, यानी कि जो टॉप में जो 3 हैं, टॉप 3, तो जो टॉप 3 इंस्टीट्यूट है या टॉप 3 जो यूनिवर्सिटी हैं वो भी किस देश की हैं बेटा? अमेरिका की हैं। ये भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि इस बार भी ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले,
ठीक है, संस्थानों में अमेरिका संस्थान ही है, यानी कि जो 3 यूनिवर्सिटी हैं वो भी कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। तो स्वाभाविक है, मैं कंट्री कौन सी हाईलाइट हो गई इसमें, अमेरिका हाईलाइट हो गई है। तो इसलिए अपन को याद रखना पड़ेगा कि एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी, उस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके टॉप 3 जो यूनिवर्सिटी थी वो इसमें शामिल हुई थी। तो स्वाभाविक है, आप बता सकते हैं कि एक टॉप 3 यूनिवर्सिटी जो हैं उनमें ये कहीं ना कहीं अमेरिका की, ठीक है, टॉप 3 यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं। ठीक है, तो यहां तक का आप अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, एक नाम दिख रहा है आपको, मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग। ठीक है, तो लिविंग रैंकिंग का मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है, यानी कि कॉस्टली, यानी कि बहुत ज्यादा महंगा शहर है जहां पर हमें कहीं भी पर्यटक जाके रहते हैं तो उन्हें बड़ा लगता है कि यार बड़ा महंगा, हर एक चीज महंगी दिख रही है हमें, है ना। तो इसमें भी एक रैंकिंग जारी की गई थी। तो लिखा हुआ है 9 जून 2020 को मर्सर के द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 जारी किया गया था, कॉस्ट को लेके, प्राइस को लेके। तो सर्वे के अनुसार मुंबई, ठीक है, मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर प्रवासियों के संदर्भ में है। तो उन्होंने बताया कि सर्वे के अनुसार, जो सर्वे किया गया था उस सर्वे के अनुसार जो मुंबई है वो, ठीक है, सर्वे के अनुसार जो मुंबई है, ठीक है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पहले नंबर पर, मतलब सबसे ज्यादा कॉस्टली देखा गया। ठीक है, तो सर्वे के अनुसार मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर, खासतौर से प्रवासियों के लिए, जो भी प्रवासी आते हैं, जो बाहर से आते हैं तो उनको यहाँ रहना है, तो मुंबई सबसे ज्यादा कॉस्टली उनको लगता है। तो ये रैंकिंग जारी की गई थी, आप इसको भी याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, बहुत शानदार फैक्ट है और इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक नाम चेंज हो गया। इसमें नाम आ रहा है आपके सामने लिखा हुआ है नाओमी ओसाका, क्योंकि सेरेना विलियम्स जो हैं वो अब सेकंड नंबर पे आ गई। सेरेना विलियम्स ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टेनिस खिलाड़ी, सेरेना विलियम्स का नाम आपने सुना होगा, फर्स्ट नंबर पे आती हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा नाओमी ओसाका। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा, क्या लिखा हुआ है, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टेनिस खिलाड़ी। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो बोले दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 टेनिस खिलाड़ी, जापान की नाओमी ओसाका, इस नाम को आपको याद रखना है। ओसाका एक वस्त्र निर्माण का क्षेत्र भी है जापान के अंदर, ठीक है, वो भी याद रख सकते हैं। नाओमी ओसाका सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी है। तो अगर ऐसा बोले कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कौन सी खिलाड़ी है, तो नाम देखेगा आपको कौन सा, नाओमी ओसाका। ठीक है, ये जरूर याद रख लेना। आपको इमेज दिख रही है, जापान की खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2018, ठीक है, लिखा हुआ है 2018 में यूएस ओपन जीता था। कौन सा, यूएस ओपन जीता था इन्होंने। और यूएस ओपन आपको पता है, ये जो यूएस ओपन होता है ये 4th नंबर का ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका ऑस्ट्रेलियन, सेकंड होता है आपका फ्रेंच, थर्ड होता है आपका विंबलटन और फोर्थ होता है आपका यूएस ओपन। ठीक है, ये ग्रैंड स्लैम हर साल होते हैं, लेकिन इस वर्ष ये ग्रैंड स्लैम का आयोजन सही से नहीं हो पाया। समझ में आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलटन और यूएस ओपन, ये 4 होते हैं। ये 4 ग्रैंड स्लैम हर साल होते हैं और इनमें से विजेता पुरुष और विजेता महिला में से क्वेश्चन जरूर बनता है। चूंकि अभी नहीं हुआ, लेकिन 2019 की लिस्ट निकाल लेना। 2019 की लिस्ट में कौन से पुरुष खिलाड़ी थे, कौन सी महिला खिलाड़ी विजेता बनी थी, तो उसमें अधिकतर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये नाम तो कॉमन नाम है, ये हमें याद होना चाहिए, अच्छे से हमें पता होना चाहिए कि टॉप 10 टेनिस खिलाड़ियों में सबसे पहले नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टेनिस खिलाड़ी कौन सी हैं, तो उनका नाम है नाओमी ओसाका। क्या नाम है, नाओमी ओसाका, जी जरूर याद रखना। और नाओमी ओसाका कहाँ संबंधित है, जापान से। इसमें मैंने आगे लिखा भी है, देखिए, नाओमी ओसाका सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने 2018 का यूएस ओपन का खिताब जीता था। दूसरे नंबर पर सेरेना विलियम्स है। ठीक है, सेरेना विलियम्स जो है वो कौन से नंबर पे आ गई हैं, सेरेना विलियम्स जो है वो दूसरे नंबर पे आ गई हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आप इसको याद रखेंगे बेटा अच्छे से। ठीक है, तो इसमें ये भी जो भी फैक्ट बता रहे हैं उनको आप जरूर नोट कर लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके उनको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन सीरीज आ गई।
लिखा हुआ है कि जून 2020 को भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का कहाँ उद्घाटन किया गया है, कि ये जो योग विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो इसके बारे में आप बताएं। तो चूंकि आपको सामने दिख ही रहा है, ठीक है, कि जून 2020 को भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, और ये जो उद्घाटन किया गया है तो कहाँ किया गया है, टोक्यो, लंदन, पेरिस या लॉस एंजलिस। आपको पता है टोक्यो है नहीं, लंदन है नहीं, पेरिस है नहीं, तो अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में ये स्थापित किया गया है, और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, नागेंद्र जी, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लॉस एंजलिस। जून 2020 में जारी IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हम 35 में हैं, 43 हैं, 25 हैं, 20 हैं, है ना। हम इसको हिंदी में याद करें, हो सकता है आप इंग्लिश में याद करो 35, 43, 25, 20, लेकिन हिंदी में याद करने में बड़ा मजा आएगा। 43, 43, 43, 43 यानी 43, ठीक है। तो आप कभी भूलोगे नहीं कि कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारे इंडिया की पोजीशन क्या है। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारी इंडिया की पोजीशन जो है, तो आपका आंसर होगा बेटा वो 43। नेक्स्ट, केकरली साइमंड्स क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अनुसार कौन से संस्थान ने भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी जारी की गई थी इंडिया के अंदर। तो शीर्ष यूनिवर्सिटी है, इनमें से आपको बताना है कौन सी है। IIT खड़गपुर है, दिल्ली है, रुड़की है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो यूनिवर्सिटी है इन तीनों में कोई भी नाम नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो पहला तो लिखा हुआ भैया बेंगलोर, दूसरा लिखा है चंडीगढ़, तीसरा लिखा है दिल्ली और चौथा लिखा है मुंबई। तो आपको इन चारों में से बताना है कि हाल ही में जारी मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग में, यानी कि एक ऐसा शहर जहां पर बहुत ज़्यादा महंगाई है या कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है, तो वो जो शहर होगा वो कौन सा होगा, मुंबई होगा, खासतौर से प्रवासियों के लिए। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गई ये वाली स्लाइड तो, और बाकी का जो नेक्स्ट है, अगली जो भी आपको स्लाइड मिलेगी, अगली जो वीडियो मिलने वाली है, आप उसको अच्छे से कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ नई चीज़ें मैं जोड़ूंगा अपनी तरफ से, और मैं कोशिश करूंगा कि MP और वर्ल्ड और इंडिया ये तीनों को साथ में लेके चलूं। अगर MP में कोई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी आती है तो वो आपके सामने रखूं, जिससे कि आपका एक MP का भी एक अच्छे से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बने तो आप उसको भी कर पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए सफिशिएंट है जितना भी मैंने आपको आज कराया है, और आप उसको बहुत अच्छे से आप तैयार करें, बढ़िया मेहनत करें उस पर, और नोट्स ज़रूर बना लें, और उसका रिकॉल जरूर करें, रिवीजन जरूर करें, ठीक है। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको ये जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका हाल के हाल नोटिफिकेशन आएगा, आप आराम से देखेंगे, ठीक है। बाकी का आप ये है कि थोड़ा सा एक रनिंग में अपनी पढ़ाई को रखें, और जो भी न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं उनको पढ़ के अपने करंट अफेयर्स अच्छे से इंप्रूव करके चलें, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ अच्छे फैक्ट मिले होंगे। तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर अपना एक फीडबैक दे सकते हैं। दूसरा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कम से कम देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक तो करके निकल जाया करो, है ना। कई बार मैंने बोला है लेकिन आप लोग शायद इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अब हमें कैसे पता चले कि कितने ज़्यादा, मतलब कितने सारे स्टूडेंट हैं जो इस कंटेंट को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, हमें पता भी तो चले। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें ये मिलेगा कि लाइक मिलेगा कि हाँ यार ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रयास है वो आगे इसी तरीके से बढ़ेगा, ठीक है भाई। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।